पिछले कुछ सालों में डायबिटीज के जो मामले हैं वो तेजी से बढ़े हैं। किसी भी उम्र का व्यक्ति हो, चाहे उसकी उम्र 50 साल हो या फिर वो 30 साल 35 साल का हो, हर व्यक्ति जो है डायबिटीज की चपेट में आ रहा है। डायबिटीज का ट्रेंड क्या है शहरों में, गांवों में, और किस तरह से इसके मरीज बढ़े हैं, इसको लेकर आज हम बात करेंगे डायबिटीज स्पेशलिस्ट डॉक्टर राकेश पारिक के साथ। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका ईटीवी भारत के अंदर। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे, सिनेरियो अभी पूरे देश का माने या पूरे राजस्थान का माने तो डायबिटीज को लेकर क्या है पूरा सिनेरियो, भी क्या कुछ आंकड़े हैं? डायबिटीज़ का प्रिवेलेंस जिसे हम कहते हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो फिलहाल ना केवल राजस्थान या जयपुर में बल्कि पूरे देश में डायबिटीज़ एक पैंडेमिक की तरह आ गया है। यानी संख्या जो डायबिटीज़ पेशेंट्स की है वो लगातार बढ़ते जा रही है। और आज मोटे तौर पर यदि हम कहें तो हर 8वें एडल्ट में से एक आदमी को डायबिटीज़ है, और इसके अलावा दूसरे आदमी को प्री डायबिटीज़ है। तो ये जिनको प्री डायबिटीज़ है वो भी अगले कुछ सालों में डायबिटीज़ में कन्वर्ट होंगे। जो नंबर्स है, अभी हमारे इंडिया में एक बहुत बड़ी स्टडी हुई थी, आईसीएमआर इंडाइप स्टडी, जिसमें पूरी इंडिया से सैंपल लेकर के ये पता किया गया था कितने लोगों को डायबिटीज़ है। तो एज ऑफ 2023 हमारे देश में एक अनुमानित आंकड़ा था 101 मिलियन पेशेंट्स ऑफ डायबिटीज़, यानी करीबन 10 करोड़ लोगों को डायबिटीज़ है और करीबन 13 करोड़ लोगों को प्री डायबिटीज़ है। सर, अगर बात करें सिनेरियो की डायबिटीज की, राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करते हैं, क्या स्थिति है? शहरों की क्या स्थिति है? गांव की क्या स्थिति है? क्या कुछ अंतर है शहर और गांव के अंदर इस बीमारी को लेकर? डायबिटीज़ के प्रिवेलेंस के अंदर शहरों में और गांव में अंतर हुआ करता था। आज से 20-30 साल पहले की जो स्टडीज़ हुई है उनमें ये पाया गया था कि डायबिटीज़ शहरी इलाकों में ज़्यादा है और गांव में कम है। लेकिन पिछले 20 सालों में और जो रिसर्च हुए हैं उनसे ये पता लग रहा है कि धीरे धीरे ये अंतर कम हो रहा है। और आज यदि आप कहें तो एक शहरी एरिया या फिर गांव में डायबिटीज़ का जो प्रिवेलेंस है उनमें कोई फ़र्क रहा ही नहीं है। करीबन उतने ही लोग डायबिटीज़ के गांव में भी है जितने शहरों के अंदर है। सर, एक बहुत बड़ी, मतलब पहले अगर डायबिटीज का अगर सिनेरियो देखा जाता था तो एक सर्टेन उम्र होती थी भाई, 45 साल 50 साल, इसके बाद डायबिटीज की जद में कोई भी व्यक्ति आता था। लेकिन क्या इस समय जो यंग एज है उस पर भी डायबिटीज के मामले बढ़ रहे हैं? जी, डायबिटीज़ ऐसा नहीं है कि वो यंग लोगों में होता नहीं था, लेकिन जब हम मेडिकल पढ़ते थे कॉलेज में, आज से 25 साल पहले की बात है, तब यदि किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ 30 साल से 35 साल से कम उम्र में होता है, तो उस पर हम स्टडी करते थे कि ये टाइप 1 डायबिटीज़ है या ये मोडी है या पैनक्रियाटिक डायबिटीज़ है या लाडा है। क्योंकि टाइप 2 डायबिटीज़, जिसे हम डायबिटीज़ कहते हैं, जो सबसे कॉमन है, वो उस उम्र में होता ही नहीं था। लेकिन पिछले 20-25 सालों में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। तो आज यदि आप किसी बच्चे को 15-16 साल की उम्र में भी डायबिटीज़ देखते हो, तो भी आपको सोचना होता है कि शायद ये टाइप 2 डायबिटीज़ हो। पहले हम सोचते ही नहीं थे। पहले हम कई लोगों को केवल टाइप 1 डायबिटीज़ मान करके उनका इलाज करते थे, क्योंकि उस उम्र में टाइप 2 डायबिटीज़ होता ही नहीं था। तो ये संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और ये बड़ी चिंता का विषय है। तो इस पर हमने एक अध्ययन भी किया है। 2023 में हमारी एक संस्था है RSSDI, उसने पूरे देश में डायबिटीज़ के ऊपर अध्ययन किया था। करीबन 2.25 मतलब 2,25,000 लोगों का अध्ययन हुआ था। और उसमें हमने स्पेसिफिकली यंग ऑनसेट टाइप 2 डायबिटीज़ को स्टडी किया था, यानी यंग उम्र में होने वाले डायबिटीज़ को। उसमें ये पाया कि 35 साल से कम उम्र के बच्चों में भी हमारे सैंपल में करीबन 17% लोगों को टाइप 2 डायबिटीज़ था। 30 साल से कम उम्र में भी करीबन 11% को था, और 25 साल से कम में भी कम से कम 8% लोगों को करीबन डायबिटीज़ था। हालांकि वो सैंपल जो हमारा था वो बहुत अच्छी तरह से स्टडी किया सैंपल नहीं था, क्योंकि उसमें जो लोग कैंप में आते हैं वो लोग अधिक थे। फिर भी यदि आप देखें तो आज क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी अधिकतर डॉक्टर्स ये पा रहे हैं कि बहुत कम उम्र के लोगों को डायबिटीज़ हो रहा है, टाइप 2 डायबिटीज़ हो रहा है। और इससे पता करने का, या जिन्हें ये होने की संभावना है, उसका एक बहुत अच्छा सोल्यूशन हमारी स्टडी में पाया गया कि डायबिटीज़ होने की रिस्क जो है वो उन लोगों में जिनके परिवार में किसी को डायबिटीज़ है वो तकरीबन 4 गुना है, बजाय उनके जिनके परिवार में डायबिटीज़ नहीं है। मतलब मान सकते हैं कि सर अनुवांशिक भी ये डायबिटीज होती है? आनुवंशिक बहुत बड़ा इसका एक रोल है जेनेटिक्स का। तो इसलिए किसी भी व्यक्ति के परिवार में जहां उनके माता पिता को, भाई बहन को डायबिटीज़ है, उनको 35 साल से कम उम्र में भी डायबिटीज़ होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। 25 साल से कम उम्र में भी बहुत ज़्यादा रहती है। इसलिए अब जो गाइडलाइंस है, जैसे भारत सरकार ने भी अब गाइडलाइंस निकाली है, उसके आधार पर 30 साल की उम्र से ही डायबिटीज़ की जांच की जानी चाहिए सभी के लिए।
सर एक सवाल इसमें ये भी निकलता है कि आमतौर पर माना जाता है जिस व्यक्ति का वेट बहुत ज़्यादा होता है, जो अनहेल्दी होता है, उसको बहुत ज़्यादा खतरा होता है डायबिटीज़ का। अध्ययन में भी ये सामने आया है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सर बहुत दुबले पतले होते हैं, बहुत फिट होते हैं, लेकिन वो भी कई बार डायबिटीज़ की चपेट में आ जाते हैं। ऐसे भी मामले हैं। बिल्कुल। सो डायबिटीज़ के लिए जो सबसे बड़ी रिस्क फैक्टर है जेनेटिक के अलावा वो ओबेसिटी है। अब अनफॉर्चुनेटली ओबेसिटी को हम लोग केवल वजन से नापते आए हैं। यानी पिछले 20-30 साल पहले तक, फिर से मैं कहूँगा आपको, बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स एक पैरामीटर माना जाता था मोटापे के लिए। लेकिन हमारे देश में, इंडिया में और अन्य जो साउथ ईस्ट अपनी एशियन कंट्रीज़ है, उन सभी के अंदर में दो टिपिकल चीज़ें दिखती है जिसे एशियन इंडियन फिनोटाइप कहा जाता है। एक तो है सेंट्रल ओबेसिटी। इसका मतलब ये है कि आपका वेट भले ही बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपके पेट में बहुत ज़्यादा फैट है, यानी आपके पेट का घेराव ज़्यादा है, उसे सेंट्रल ओबेसिटी कहते हैं, और ये बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है डायबिटीज़ के लिए। तो बहुत से लोग आप देखेंगे कि जिनका वेट बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन सेंट्रल ओबेसिटी है, इस वजह से उनको डायबिटीज़ होता है। दूसरी एक चीज़ है जो फिर से खासकर एशियन फिनोटाइप में ही पाई जाती है, वो होती है थिन फैट ओबेसिटी। इसका मतलब ये है कि आपका वेट सही है, शायद सेंट्रल ओबेसिटी भी ना हो, लेकिन आपकी बॉडी में जो फैट परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा है। तो कंपेयर टू वेस्टर्न पॉपुलेशन, जहाँ पर बॉडी फैट परसेंटेज 20-25% तक रहता है, हमारे यहाँ पर बहुत से लोगों को जो दिखने में स्वस्थ दिखते हैं, यदि आप उनका बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस करेंगे तो बॉडी फैट परसेंट उनका 35%, 45% इतना आ रहा है, और दैट बॉडी फैट परसेंटेज इज़ वेरी हार्मफुल। इसलिए इंडिया में खासकर आप केवल मोटापे के हिसाब से ही अंदाज नहीं लगा सकते कि इन्हें डायबिटीज़ है या नहीं है। उसके लिए आपको उनका बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस करना होगा और पता करना होगा कि उनकी बॉडी में बॉडी फैट कितना है। सर राजस्थान से हम लोग हैं, और राजस्थान में कल्चर है मीठे का। आप किसी भी शहर में जाएंगे तो अलग अलग पकवान मीठे के होते हैं, वो उनसे चीनी बहुत यूज़ होती है, घी बहुत यूज़ होता है। तो क्या ये भी एक कारण है कि जो बहुत अत्यधिक मीठा लोग खा रहे हैं या घी या तली हुई चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं, वो भी एक कारण हो सकता है इसका? बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा कारण है, और फॉर्चुनेटली मुझे इस देश के 2 हिस्सों में रहने का मौका मिला है। मैंने अपनी लाइफ़ के करीबन 30 साल महाराष्ट्र में बिताए हैं, और उसके बाद में पिछले 15-20 साल से जयपुर में हूँ, और दोनों जगह पर कल्चरली बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो ना केवल यहाँ पर मीठे का अत्यधिक सेवन होता है, मीठे पदार्थों का और तले पदार्थों का, बल्कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बार सेवन होता है। यानी हमारे यदि मैं कई बार कंपेयर करता हूँ, आप महाराष्ट्र से या साउथ इंडिया से कंपेयर करो, तो राजस्थान में मैं ये कहूँगा कि लोग खाने का बहाना ढूंढते हैं। इतनी पार्टियाँ होती है हमारे यहाँ पर, स्वामिनी, सेसरगट, गोट और कई तरह के नाम होते हैं, पौष बड़े। तो हर रोज़ आपको कोई ना कोई बुला हुआ है खाना खाने के लिए। तो इस वजह से ये एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारे राजस्थान में बहुत ज़्यादा हाई कैलोरी, हाई कार्ब डाइट ली जाती है, जिस वजह से मोटापे का प्रमाण भी बढ़ रहा है, और उस वजह से डायबिटीज़ का प्रमाण भी बढ़ रहा है। सर एक चीज इसमें यह भी आती है कि बहुत तेजी से आज जो शहरीकरण है वो बहुत तेजी से हुआ है। गांव में जो लाइफस्टाइल थी लोगों की, वो शहरीकरण होने के बाद धीरे धीरे बदली है। उसका भी एक कारण हो सकता है कि अब जो गांव के लोग हैं वो भी इसकी जद में आ रहे हैं। बिल्कुल, ये जो हमने पहले बात करी थी कि वो डिफरेंस जो अर्बन और रूरल का था, वो धीरे-धीरे खत्म हो रहा है। इसका कारण ये है कि आज गाँव और शहरों में बहुत अंतर नहीं रहा। आज गाँव में भी वो सारी सुविधाएँ उपलब्ध है जो शहरों में थी। गाँव में लोग पहले मेहनत करते थे, आजकल इवन खेतों में काम करने के लिए भी इक्विपमेंट्स आ गए हैं, मशीनें आ गई है। आजकल पैदल चलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती लोगों को, सभी के पास में मोटरसाइकिल्स है, कार है, तो एक्टिविटी एक तरफ तो कम हो गई है। उसके अलावा वो अनहेल्दी फूड जो पहले केवल शहरों में था, जिसे हम जंक फूड कहते हैं या पैकेज फूड कहते हैं, वो आसानी से गाँव में भी उपलब्ध है। इस वजह से अनहेल्दी फूड एक तरफ हम खा रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारी एक्टिविटी बहुत कम हो गई है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से गाँव में भी इसका प्रमाण बहुत बढ़ रहा है। सर आपके पास जो मरीज आते हैं डायबिटीज़ के, तो जब आप उनसे बातचीत करते हैं तो उनकी लाइफस्टाइल के बारे में भी पूछते हैं। तो ऐसी कौन सी लाइफस्टाइल्स है जो बिगड़ी है पिछले कुछ सालों में? किस तरह की आदतें लोगों की बिगड़ी है, उसके कारण ये लोग जो लोग हैं वो डायबिटीज़ की चपेट में आ रहे हैं? जी, उसमें जैसे मैंने पहले आपसे कहा कि सबसे बड़ी चीज़ तो है पैकेज्ड फूड का कंजम्पशन, यानी बहुत आसानी से चिप्स के पैकेट, बिस्किट के पैकेट उपलब्ध रहते हैं, और हम बचपन से ही बच्चों को वो अनहेल्दी खाना खिलाने की आदत डाल देते हैं। अभी एक ट्रेंड बन गया है कि हम बच्चों को बचपन में चॉकलेट गिफ्ट देते हैं, उनको वो चिप्स देते हैं या पैकेज्ड चीज़ें देते हैं, और ये सारी अनहेल्दी चीज़ें हैं। तो ये आदत हम बचपन से बच्चों को डाल रहे हैं। उसके अलावा जंक
फूड की जो उपलब्धता है वो बहुत बढ़ गई है। अब हर जगह पर बर्गर, पाव भाजी इस तरह की चीज़ें उपलब्ध होती है आसानी से। बाहर खाने का चलन बढ़ गया है। पहले घर में खाना खाते थे और बाहर ओकेजनली जाते थे। अब आजकल ऐसा हो गया है कि खाना घर में कम बनता है और बाहर ज़्यादा खाते हैं। तो इस वजह से ये जो आदतें हैं, एक तो खाने की आदतें हमारी बहुत ख़राब है, अनहेल्दी खाना, बहुत फ्रीक्वेंटली बाहर खाना, और उसके अलावा साथ में एक्टिविटी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। अब हम थोड़ी दूर चलने के लिए भी वाहन का प्रयोग करते हैं, हम पैदल बिल्कुल चलना नहीं चाहते। हम यदि कहीं मॉल में जाते हैं तो हम वो एस्केलेटर का यूज़ करते हैं, हम लोग सीढ़ियाँ नहीं चढ़ना चाहते। घरों में और फ्लैट्स में सब जगह लिफ्ट लगी हुई है। बच्चों को खेलने के लिए समय भी नहीं है और जगह भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ों के कारण एक तरफ एक्टिविटीज़ कम हो गई है और दूसरी तरफ कंजम्पशन बहुत बढ़ गया है। सर, अगर स्वास्थ्य की आदतों की बात करें तो अगर प्रदेश में देखें तो क्या अवेयरनेस है कि लोग हेल्थ चेकअप करवाते हैं अपना कंटिन्यू, और जो डायबिटीज है वो क्या ब्लड सैंपल से पकड़ में आ सकती है? जी, डायबिटीज़ बहुत आसानी से पकड़ में आती है। उसके लिए आप या तो ब्लड सैंपल देकर लेबॉरेटरी में दीजिए, वहाँ पर आप एक अपना फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज़, पोस्ट पैनल ग्लूकोज़ और HbA1c, ये 3 जाँचें होती हैं, जिनसे कन्फर्म कर सकते हैं कि आपको डायबिटीज़ है या नहीं है। उसके अलावा आज हर घर में ग्लूकोमीटर उपलब्ध है, तो यदि आप लैब में नहीं भी जाना चाहें, तो ग्लूकोमीटर एक छोटी-सी मशीन होती है, खाली आपको प्रिक करना है और घर पे शुगर चेक करना है। तो इस तरीके से कम डायबिटीज़ का पता तो लगा ही सकते हैं आसानी से। और जो आपने सवाल पूछा अवेयरनेस के बारे में, अवेयरनेस बढ़ रही है, लेकिन वो केवल युवाओं में बढ़ रही है, जो थोड़े एजुकेटेड लोग हैं। आज भी हमारा जो मतलब जो वृद्ध समाज है या फिर जो वयस्क लोग हैं, उनके अंदर पुराना ट्रेंड ही है, वो लोग अपनी जांचें करवाना नहीं चाहते। और कई बार मैं सुनता हूँ लोगों का ये एक्सक्यूज़ होता है कि इससे वहम हो जाएगा, यानी बीमारी अगर मैं जांच करूंगा और पता लगे तो वहम हो जाएगा। अब वो वहम नहीं, असल में पता लग गया तो आप उसका इलाज समय पे कर पाओगे। लेकिन ये अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि आज भी हमारे प्रदेश में खासकर अवेयरनेस की कमी है। अगेन कंपेयर टू साउथ इंडिया, वहाँ पर थोड़ा अवेयरनेस ज़्यादा है। वहाँ पर लोग रेगुलरली अपना हेल्थ चेकअप कराते हैं और यदि कुछ निकलता है तो डॉक्टर के पास जाके सलाह भी लेते हैं। हमारे यहाँ पर अवेयरनेस एक तो चेकअप की नहीं है, और चेकअप में यदि किसी को डायबिटीज़ आता भी है तो उसका इलाज नहीं लेना चाहते। वो कोशिश करते हैं कि मैं कंट्रोल कर लूँगा, फिर 2 4 6 महीने बाद दोबारा चेक करते हैं तो शुगर बढ़ी होती है। फिर कुछ लोग वो अल्टरनेटिव मेडिसिन पर जाते हैं कि मैं ये खा लूँगा, वो खा लूँगा, जो चीज़ें काम नहीं करती है। और इस तरह से नुकसान ये होता है कि डायबिटीज़ जब आपको डायग्नोज होता है, पहली बात तो डायग्नोज लेट होता है हमारे यहाँ पर। ऐसी बहुत सारे अध्ययन हैं, डॉक्टर वी मोहन चेन्नई के, उन्होंने स्टडीज़ करके बताया है कि 50% ऑफ इंडियंस दे आर अनडायग्नोज डायबिटिक्स, यानी जितने हमको पता है उससे आधों को डायबिटीज़ है लेकिन उन्होंने कभी जांच ही नहीं करी है। सेकेंडली, जांच करने के बाद में भी, जांच करने से, डायबिटीज़ पता लगने से उसका इलाज होना शुरू होना, उसके बीच जो ड्यूरेशन है वो बहुत लंबा है। लंबा समय तक लोग वेस्ट करते हैं केवल अल्टरनेटिव थेरेपीज़ में या लाइफस्टाइल में, उनमें वेस्ट करते हैं समय। और ये नुकसान करता है क्योंकि और स्टडीज़ ने ये दिखाया है कि जो पहला फर्स्ट ईयर होता है आफ्टर डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज़, यदि उस समय आपका कंट्रोल अच्छा नहीं है तो उसके परिणाम बहुत दूरगामी होते हैं। उससे आपकी कॉम्प्लिकेशंस की रिस्क बहुत बढ़ जाती है। सर, देश में अलग अलग एटमॉस्फेयर होता है, कहीं ठंड होती है, कहीं बहुत गर्मी होती है, कहीं बहुत ह्यूमिडिटी होती है। तो एटमॉस्फेयर का इस बीमारी पर किस तरह का असर होता है, और इस अलग अलग एटमॉस्फेयर में रहने वाले लोगों को किस तरह की जीवन शैली का जो है रेगुलर पालन करना चाहिए? हमारे यहाँ एक टिपिकल जो जयपुर में है वो ये है कि हमारे यहाँ गर्मी भी बहुत तेज़ पड़ती है और ठंड भी तेज़ पड़ती है। तो मैं जब पेशेंट से पूछता हूँ कि क्या आप टहलने जाते हो या वॉक करते हो, एक्सरसाइज करते हो, तो समर में पूछूँ तो जवाब होता है साहब गर्मी बहुत है, और ठंड में पूछूँ तो साहब ठंडी बहुत है। तो ऐसा समय बचता ही नहीं साल में जब वो कहे कि साहब वातावरण अच्छा है और मैं वॉक करने जा रहा हूँ। बहुत कम समय रहता है ऐसा। तो इसलिए अनफॉर्चुनेट पार्ट है हमारे क्लाइमेट का कि हम लोगों को या तो बहुत तेज़ गर्मी का सामना करना पड़ता है या बहुत तेज़ ठंड का, और बीच वाला पीरियड बरसात का होता है, उसमें वैसे ही आप बाहर जा नहीं सकते हो। तो इसलिए इसका कुछ तरीका निकालना होगा। एक तो हमें पहले तो सीरियसनेस लाना होगा कि फिजिकल एक्टिविटी ज़रूरी है।